हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवम लॉ पॉइंट में। और मैं आपको फिर से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। इसमें हमने सेक्शन 14 तक पढ़ लिया था। अब सेक्शन 15 से सेक्शन 37 तक आज हम खत्म कर देंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है और ज़्यादा बड़े नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें छोड़ देंगे। इनमें से इन सेक्शन में से इस एक्ट में से जीएस का पोजीशन है। तो इस एक्ट में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्टली पूछा जाएगा, इसीलिए पीटी पॉइंट में ही इम्पोर्टेंट है। तो पीटी पॉइंट के हिसाब से ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं तो जिससे कि नॉलेज बढ़ जाए और पढ़ने में भी मजा आए। तो हम शुरू करते हैं आज सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है वो कहता है कल्याण विशेषज्ञ की राय। अब ये कल्याण विशेषज्ञ है, उसकी राय किसे चाहिए, कौन मांगेगा, किस लिए मांगेगा, ये सेक्शन 15 कहता है। अब सेक्शन 15 में जो कल्याण विशेषज्ञ की राय है उसे कौन मांग सकता है? मजिस्ट्रेट। अब क्यों मांगेगा, ये भी तो मायने है ना। अब जो मजिस्ट्रेट के यहाँ पे जो व्यथित व्यक्ति गया है, जिसने आवेदन किया है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उक्त मामले में किसी कल्याण विशेषज्ञ की राय लेना जरूरी है, जिससे कि व्यथित व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से, कल्याण विशेषज्ञ से उसकी राय ले सकता है। अब कल्याण विशेषज्ञ वह व्यक्ति हो सकता है जो उस महिला का नातेदार है या संबंधी है, ये सब, और ऐसी क्वालिफिकेशन रखता है जो कल्याण विशेषज्ञ के लिए आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्ति कल्याण विशेषज्ञ होते हैं। इसीलिए अब इस सेक्शन में कुछ ज्यादा खास है नहीं, सेक्शन 15 में केवल इतना ही है। इससे पूछेगा कल्याण विशेषज्ञ की राय कहाँ दे रखा है, और सेक्शन दे रखे होंगे 4, उसमें से आपको चूज करना है सेक्शन 15। अब आगे चलते हैं सेक्शन 16 में। सेक्शन जो 16 है हमारा, वो कहता है कार्रवाइयों का बंद कमरे में होना। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो कार्रवाइयों का बंद कमरे में होना बताया गया वो सेक्शन 16 में बताया गया है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट देखें तो उसकी जो धारा 22 है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 22, उसमें भी यही बताया गया है कि कार्रवाइयों का बंद कमरे में होना। अब कार्रवाइयां बंद कमरे में क्यों होती है? अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्रवाई में कोई ऐसी बात शामिल है जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो मजिस्ट्रेट ऐसी कार्रवाई को बंद कमरे में करने के लिए आदेश करता है कि एक कार्रवाई बंद कमरे में की जाए। बस इसमें भी इतना ही है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 17, धारा 17। धारा 17 जो कहती है वो कहती है साझी गृहस्थी। अब साझी गृहस्थी क्या है? साझी गृहस्थी में शामिल होने के अधिकार के बारे में धारा 17 बताती है। अब साझी गृहस्थी क्या है, हम लोग ये शब्द को शुद्ध हिंदी में, तो साझी का मतलब होता है कि साझा, साझा। वैसी फैमिली देखी होंगी आपने, जब शादी के बाद होता है कि शादी हो जाओ या न्यारे हो जाओ, ये शब्द बहुत सुने होंगे, बहुत कॉमन शब्द है ये। तो एक शब्द होता है साझा, मतलब कि ज्वाइंट फैमिली, सबके साथ रहना। तो वही सेक्शन 17 में जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि साझी गृहस्थी में रहने के अधिकार या शामिल होने के अधिकार, इससे किसी भी स्त्री को अपवर्जित नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन 17 कहता है।
अब धारा 18 की बात करते हैं। धारा 18 डेफिनेशन क्लॉज में भी हमने पढ़ी थी। धारा 18, धारा 18 में दे रखा है संरक्षण आदेश। संरक्षण आदेश डेफिनेशन क्लॉज है इससे 2O। धारा 18 में संरक्षण आदेश और इसका जो डेफिनेशन क्लॉज है उसको हम अगर इसके साथ रेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं तो 2O है। अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो इसमें ये होता है कि हमें दो चीज एक साथ में याद हो जाती है। दो चीज एक साथ में याद हो जाएंगी तो हमें बार बार कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए संरक्षण आदेश क्या होता है कि व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी को सुनवाई का अवसर देने से पहले, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी को सुनवाई का अवसर देने से पहले मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है, मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू हिंसा या कोई ऐसा कार्य होने की संभावना है या होने वाला है तो मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश दे सकता है। अब संरक्षण आदेश में होता क्या है कि उस व्यक्ति को जिसके लिए संरक्षण आदेश दिया गया है उसे प्रोटेक्शन दी जाती है। प्रोटेक्शन मतलब उसकी रक्षा की जाती है। यही केवल धारा 18 में इतना ही है। बाकी धारा 19 में देखते हैं हम। जब संरक्षण हो गया तो संरक्षण कहाँ से होगा ये मायने रखता है। तो जब संरक्षण होगा तो वो निवास से होगा। धारा 19 में आ जाएगा निवास आदेश। अब निवास आदेश का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति है कोई ऐसी घटना उसके साथ हो गई है तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं निवास रहने के लिए आश्रय प्रोवाइड कराया जाएगा और वह ऐसा निवास होगा जिसे धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियों के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो। जैसे कि उसमें मान लीजिए व्यथित व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति है तो उससे प्रत्यार्थी को निर्देश देगा कि वह ऐसा कुछ ना करे, ना ही उसके पोजीशन में जाए, या प्रत्यार्थी के नातेदार या उसके जो भी रिलेटिव संबंधी है उनसे ये कहेगा कि उसके कब्जे में जो उसके पोजीशन में है उसमें ना जाए। कौन कहेगा? मजिस्ट्रेट ऐसा निर्देश करेगा और ऐसी कोई भी कार्य को करने के लिए मना करेगा जो कि इलीगल हो या अनैतिक हो। ये कहा गया है धारा 19 में। धारा 19 वैसे इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है। और इसका जो सब प्लस 4 है उसमें सब प्लस 3 के अधीन दिए गए आदेश यानी कि प्रतिभूति आदेश, जो प्रतिभूति आदेश दिया गया है प्रत्यार्थी के लिए कि वह ऐसी प्रतिभूति हमारे पास दे या हमें दे जिससे कि हमें ये यकीन हो जाए कि वह ऐसी कोई भी घटना जो व्यथित व्यक्ति को परेशानी में डाले या संकट में डाले, कोई भी ऐसी घटना को घटित नहीं करेगा, उसके प्राणों को संकट में नहीं डालेगा। तो ऐसी जो प्रतिभूति वो देगा वो सीआरपीसी 1973 के अध्याय 8 के अधीन देगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 20, धारा 20। तो धारा 20 जो हम पढ़ेंगे उसको भी कोरिलेट करके पढ़ेंगे। उसमें दे रखा धनीय अनुतोष यानी कि धनीय अनुतोष मतलब रिलीफ, किसका? फाइनेंशियल। धनीय अनुतोष फाइनेंशियल यानी मॉनेटरी रिलीफ। इसको देखा जाए तो डेफिनेशन क्लॉज जो है इसका वो 2K। इसको भी हाथों हाथ याद रखेंगे तो ये ज्यादा बार बार देखना नहीं पड़ेगा और हमें याद भी रहेगा कि कौन से क्लोज में क्या है, क्या बताया गया है। और निवास आदेश का जो डेफिनेशन क्लोज है वो 2P है। इनको हाथों हाथ लेके चलेंगे तो धनीय अनुतोष क्या होता है तो इसमें हम पढ़ेंगे। जब हमने धारा 12 पढ़ी थी तो धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन
मजिस्ट्रेट को प्राप्त किसी आवेदन का निष्पादन करते समय घरेलू हिंसा के परिणाम या स्वरूप व्यथित व्यक्ति की संतान को हुई क्षति, व्यय या नुकसान की पूर्ति के लिए धनीय आदेश संदाय करने का निर्देश मजिस्ट्रेट दे सकता है। अब धनीय आदेश जो होगा उसके लिए कंडीशन है, इसकी 4 कंडीशन बताई गई हैं। 4 कंडीशन कौन कौन सी है? उसमें 1-2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है इसमें अपर्जनो, यानी कि जीविका चलाने में जो साधन है, उसके जीविका चलाने के जो साधन है उसमें कोई क्षति पहुंचाता है, उसमें हानि करता है। एक पॉइंट में जीविका चलाने के साधनों में हानि, चलाने में हानि। ठीक, पहले पॉइंट में तो ये दे रखा है। दूसरे में कार्य चिकित्सीय खर्चे। हम बी पॉइंट में क्या लिखेंगे? कार्य चिकित्सीय खर्चे। जब अगर बीमार होगा या लड़ाई झगड़ा होगा या चोट लगेगी तो जाहिर सी बात है इंसान डॉक्टर के पास जाएगा तो वहां खर्चा होना स्वाभाविक है। और अगर छोटा बच्चा है तो जो छोटे बच्चों को तो नमूनिया है और बाकी कितनी बीमारियां हैं जो लगी रहती हैं, बच्चे कभी सही तो रहते नहीं है। सी पॉइंट में आ जाएगा उसकी संपत्ति को नुकसान। सी पॉइंट में आ जाएगा संपत्ति को नुकसान। किसकी संपत्ति? व्यथित व्यक्ति की संपत्ति। व्यथित व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान, ये सी पॉइंट में आ जाएगा। अब डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट में आएगा संतान होने पर उसका भरण पोषण। अब संतान अगर है, उसका अगर भरण पोषण करा जाएगा तो वो सीआरपीसी की धारा 125 के अध्याय 9 के अधीन करा जाएगा। तो सीआरपीसी की धारा जो 125 है, जो उसका अध्याय 9 है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका भरण पोषण किया जाएगा। तो हम डी पॉइंट देख रहे थे, तो डी पॉइंट में ये कहा गया है कि संतान होने पर उसका भरण पोषण। अब जो भरण पोषण होगा, ये जो भरण पोषण शब्द है जो होगा, जो भरण पोषण होगा उसका किसके अकॉर्डिंग होगा? इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो भरण पोषण ये होगा, ये सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के अकॉर्डिंग ही होगा। अब इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर 9 है, ये भी याद रखना, अध्याय 9। अब अध्याय 9 बहुत से लोग याद नहीं रख पाते हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक एक ये होती है कि जब कोई बच्चा होता है तो कम से कम महिला उसे 9 महीने तक गर्भ में रखती है, तो यहाँ गर्भ में रख, अध्याय 9 का मतलब है कि वो गर्भ में है, फिर उसके बाद में जब वो जन्म ले लेता है तो उसका मेंटेनेंस इसी के अकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, सेक्शन 125। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो याद रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब सेक्शन 20 हमारा कवर हो गया। अब सेक्शन 21 अभिरक्षा आदेश। अब इसका जो कोरिलेट करेंगे हम सेक्शन 2 से, डेफिनेशन क्लोज से, तो वो पढ़ेंगे हम 2D, डेफिनेशन क्लोज का 2D अभिरक्षा आदेश। अब अभिरक्षा क्या है, किसकी होगी, क्यों होगी, ये इंपॉर्टेंट है। बस केवल इतना ही पढ़ना है इसमें, अभिरक्षा है क्या, क्यों होगी, कौन करेगा। तो मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन या अन्य विधि के अधीन आवेदन की सुनवाई के समय व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति को संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा। मतलब जो व्यथित व्यक्ति है उसकी जो संतान है उसको अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा। ये अगर हम जाएं तो एसआरए एक्ट की जो धारा 39 है
उसमें जाएंगे। इसके साथ अगर कोरिलेट करें हम तो एसआरए की धारा 39, उसमें भी यही कहा गया है अस्थायी आदेश, इसमें संपत्ति के बारे में बात होती है। तो वही यहाँ पे अस्थायी आदेश का जो मतलब है वो केवल टेम्परेरी ऑर्डर है कि आपके साथ वह बच्चा रहेगा, परंतु न्यायालय जो है इसमें कंडीशन लगा सकता है। तो ऐसी कोई भी भेंट या गिफ्ट जो उसके पापा हो या कोई भी रिश्तेदार हो जो उसे देना चाह रहे हैं, जिससे कि न्यायालय को लगता है कि वह जो है, न्यायालय को लगता है कि उसके लिए उससे हानि होगी या कोई संकट उत्पन्न होगा, तो न्यायालय ऐसा प्रतिबंध लागू कर सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 22। ये छोटे छोटे सेक्शन है जो पूरे भी हो जाएंगे और आपको पढ़ भी लोगे, वरना बहुत से लोग तो छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम पढ़ ही लेते हैं। सेक्शन 22 में प्रीतिकर आदेश। अब प्रीतिकर क्या होगा, इसको अगर हम कोरिलेट करें डेफिनेशन क्लॉज से और 2C डेफिनेशन क्लॉज का, इसको कोरिलेट कर लीजिए 2C में। तो प्रीतिकर होगा क्या, तो प्रीतिकर ये होगा, और कौन देगा, इसका आदेश देगा कौन, तो मजिस्ट्रेट देगा। किसे देगा, विद्यार्थी को देगा। विद्यार्थी को ही तो आदेश देगा, कभी आप पिटी कर दीजिए, आपने किसी का नुकसान कराया तो। अब व्यथित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति अपहानि करता है, मारपीट करता है या घरेलू हिंसा करता है, तो नुकसान किसका होगा, व्यथित व्यक्ति का, जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़ित है। तो विद्यार्थी को आदेश देगा। कौन देगा, मजिस्ट्रेट देगा आदेश। मजिस्ट्रेट देगा, किसके लिए देगा, विद्यार्थी के लिए, कि भाई आपने जो क्षति की है, जो उनकी वस्तुओं का या जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्यों ना करे, उनकी भरपाई संदाई करने का आदेश देगा, जिसमें कि क्षति, मानसिक यातना, भावनात्मक संकट, प्रीतिकर और नुकसानी का संदाई करने के लिए मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश पारित कर सकता है। अब सेक्शन 23, सेक्शन 23 में अंतरिम आदेश, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश, धारा 23। अंतरिम और एक पक्षीय आदेश। अब इसमें क्या होता है, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है तो वह, अगर उसे लगे न्याय उचित में, तो मजिस्ट्रेट किसी ऐसी कार्रवाई में ऐसा अंतिम आदेश जो उचित और न्यायोचित हो पारित कर सकता है। ये सब क्लॉज 1 कहता है। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 कहता है यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है, क्या समाधान हो जाता है, कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य, कोई कार्य, अब इसके अंदर 3 पॉइंट देखे जाएंगे। कोई कार्य कर रहा है, हो रहा है, या होने वाला है, होने वाला है या संभावना है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यथित व्यक्ति जिसके साथ ऐसी घटना घटित होने वाली है, उसके शपथ पत्र पर आवेदन किए जाने के बाद अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। ये आपका समाप्त सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है, सेक्शन 23 में जो आदेश दिया गया है, न्यायालय की आदेश की प्रतियों का, मतलब कॉपी, फोटो कॉपी जो होगी उसकी प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना, निःशुल्क दिया जाना। अब जो भी आदेश न्यायालय ने दिया है, मजिस्ट्रेट उन सभी पक्षकारों में वो प्रति देगा जो निम्न, कौन से पक्षकार होंगे, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, जो इसकी अधिकारिता है, जिसकी जुरिडिक्शन है,
उन्हें ऐसी प्रतियां निःशुल्क भेजने का आदेश देगा। कौन? मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट सेक्शन धारा 25। अब धारा 25 का कहती है आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन। अब करेगा कौन? तो और कौन करेगा भाई? मजिस्ट्रेट उपधारा 3 के अधीन, मतलब धारा 25 के उपधारा 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति का समाधान हो जाने पर आदेश में परिवर्तन, परिवर्धन या उसका प्रति संग्रहण का आदेश पारित कर सकता है। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट ही करेगा। मजिस्ट्रेट ही परिवर्तन, प्रतिवर्धन और समर्पण, प्रति संग्रहण का आदेश पारित कर सकेगा। अब जो धारा 26 है वो ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इसीलिए और वो पूछी भी नहीं जाएगी। और धारा 27 आधिकारिकता के बारे में बात करता है, ज्यूरिडिक्शन। अब ज्यूरिडिक्शन जो होगी वो किसकी होगी? आधिकारिकता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया महानगर मजिस्ट्रेट। इन दोनों की ज्यूरिडिक्शन की बात करता है सेक्शन 27। अब इसी के साथ अगर ज्यूरिडिक्शन का जो अर्थ लगाया जाएगा सेक्शन 27 में, वो सीआरपीसी की जो धारा 14 है उसके अंदर जो आधिकारिकता बताई गई है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की, उससे लगाया जाएगा कि इसकी ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगी, कितनी होगी, क्या होगी, ये सब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा। तो हमने इसमें धारा 27 में धारा 14 सीआरपीसी की कोरिलेट कर ली, ठीक है। अब जो ज्यूरिडिक्शन होगी वो क्या होगी? पहले पॉइंट में तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट की आधिकारिकता बताई गई है, और दूसरे पॉइंट में जो व्यथित व्यक्ति है वो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता हो, तीसरा प्रत्यार्थी निवास करता है या वहां पर कारोबार करता है, चौथा बाध हेतु उस जगह उत्पन्न हुआ है, या ऐसा आदेश दिया जाएगा वह समस्त भारत में लागू होगा। ये कहती है धारा 27, जो भी आदेश दिया जाएगा वह समस्त भारत में लागू होगा। अब सेक्शन 28 प्रक्रिया। अब प्रक्रिया कैसे चलेगी? तो इसमें जो सेक्शन 28 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं। कौन कौन से सेक्शन दे रखे हैं देखो, देखते हैं। सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23 एवं 31 के सिवाय जो भी इस अधिनियम के अधीन को छोड़कर इतनी भी जो धाराएं हैं ये सबकी सब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही लागू होंगी। लेकिन इसका जो सब क्लॉज 2 है वो इसके विपरीत जाता है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि धारा 12 और धारा 23 का सब क्लॉज 2, सेक्शन 12 और सेक्शन 23 का जो सब क्लॉज 2 है, इसी अधिनियम का, इसी एक्ट का जो सब क्लॉज 2 है वो जो लागू होगा, उसकी जो प्रक्रिया चलेगी, इन दोनों की जो प्रक्रिया चलेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन दोनों धाराओं की प्रक्रिया इसी एक्ट के अधीन चलनी है तो इसी एक्ट के अधीन ही चलेगी। ये एक्ट इन दोनों सेक्शन को अनिवार्यता देता है, जबकि इन्हें डिस्क्वालीफाई प्रक्रिया के लिए नहीं करता है, और बाकी सब जो प्रक्रिया चलेगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। बस ये इतना ही कहता है। अब सेक्शन 29 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताया भी था, वो पिछली बार कोरिलेट भी कराया था इसे भी सीआरपीसी से। अब जो धारा 29 है, धारा 29 बात करती है अपील की। अब इसको हम कोरिलेट करते हैं तो रेड विथ सेक्शन नहीं सीआरपीसी
का जो चैप्टर है, अध्याय चैप्टर 29, सीआरपीसी के चैप्टर 29 में भी अपील को बताया गया है, और इस डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट की धारा 29 में भी अपील को बताया गया है। तो 29 सेम, सीआरपीसी का तो चैप्टर 29 हर किसी को याद ही रहता है, तो जो नॉर्मल सी बात है ये भी याद हो जाएगा। अब इसमें जो अपील करेगा, जो मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त हुआ है उस तारीख से विद्यार्थी को जिस जिस की तामील हो जाए, जिस संदेश की विद्यार्थी को तामील हो जाती है उसके 30 दिन के भीतर भीतर अपील कर सकता है। बस ये सेक्शन 29 इतना ही कहता है। अब सेक्शन 30 नॉट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 31 विद्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग होने पर शास्ति। ये मैंने बताया भी था आपको पहले भी। सेक्शन 31 कहता है कि विद्यार्थी के द्वारा संरक्षण आदेश के भंग होने पर शास्ति। यहाँ जो शास्ति शब्द दिया है, शास्ति का मतलब यहाँ पे पनिशमेंट से है, दंड से है। ये जो शास्ति जो शब्द है इसका मतलब दंड से है। जब कोई किसी भी आदेश का उल्लंघन करेगा या भंग कर देगा, उसे इसका उल्लंघन कर देगा, तो भाई उसे कुछ ना कुछ तो दंड दिया जाएगा। अगर उसे पनिशमेंट नहीं करेंगे तो वो तो भाई खुलेआम घूमेगा, अपराध पे अपराध करेगा। भाई हम तो नवाब, हमें कौन सी कोई कानून सजा दे देगा, वो तो ऐसे करते हुए घूमेगा। तो इसमें जो दंड की बात की गई है, इसमें दंड जो दिया जाएगा वह 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। ये दंड दिया गया है इसमें। अब इससे रिलेटिव जो सेक्शन मैंने बताया था वो सेक्शन 18 बताया था इसी एक्ट का, तो वो कोरिलेट कर लीजिए। दैट मीन सेक्शन 18 इसी एक्ट का, उसी के आगे लिख लीजिए। इसका धारा 18 का पनिशमेंट 31 में दिया गया है, संरक्षण आदेश का। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, धारा 32 संज्ञान और सबूत। संज्ञान जो सबूत होंगे वो किसके लिए होंगे, तो धारा 31 में वर्णित संज्ञेय और अजमानतीय जो अपराध होगा, जिसकी प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 1973 के अकॉर्डिंग चलेगी, उसमें जो अर्थ लगाया गया है संज्ञान का और सबूत का, वही अर्थ इस एक्ट में भी लगाया जाएगा। तो धारा 32 संज्ञान और सबूत की बात करती है। अब जो संज्ञान शब्द है सीआरपीसी में सेक्शन 190 में, सेक्शन 190 में संज्ञान को परिभाषित किया गया है, बताया गया है कौन संज्ञान लेगा, कब लेगा। ये देख सकते हैं सीआरपीसी का, इससे कोरिलेट कर लीजिए। सेक्शन 190 संज्ञान के बारे में बताता है। तो जो संज्ञान शब्द है और जो सबूत का शब्द है, इन दोनों का जो अर्थ लगाया जाएगा वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा, और कोई एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा इनका संज्ञान और सबूत का अर्थ करने के लिए, तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, सेक्शन 33 सेक्शन 33 क्या कहता है, धारा 33 कहती है संरक्षण अधिकारी संरक्षण अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर निर्वहन न करने पर शास्ति।
तो शास्ति तो मैं बता चुका हूँ, शास्ति का मतलब होता है दंड से। क्या से? दंड से। शास्ति का मतलब है वो कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं कर रहा है, वो उल्लंघन ही उल्लंघन करता जा रहा है, तो उसके लिए भी तो कोई पनिशमेंट होगी, कोई ना कोई पनिशमेंट तो उसे भी दी जाएगी। तो उसके लिए भी वही पनिशमेंट होगी जो कि धारा 31 में बताई गई थी कि दंड के स्वरूप में 1 वर्ष की सजा और जुर्माना 20,000 रुपए। या फिर ये दोनों, ये हो गया साहब इनका पनिशमेंट। अब इससे रिलेटिव मैंने एक सेक्शन बताया था जो सेक्शन 9 था, इसी एक्ट का सेक्शन 9, रेड विथ सेक्शन 9, उसी के आगे लिख लीजिए। जो कर्तव्यों का निर्वहन सेक्शन 9 में दिया गया है, अगर उनका उल्लंघन होगा तो सेक्शन 33 में उनको पनिशमेंट मिलेगा, उसी का आगे कोरिलेट कर लीजिए। फिर इसके बाद में जो है सेक्शन 34, 35 और 36, ये किसी पूछे भी नहीं जाएंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो सीधा सेक्शन 37, जिसमें केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो ये पूरा चैप्टर, पूरा एक्ट खत्म। आगे फिर नए एक्ट पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी से अनुग्रह है कि मैंने अभी अभी चैनल स्टार्ट करा है, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि लोगों तक ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है। और पीसीएस के जितने भी एक्ट हैं वो सब मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, आपको सब पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि आप अच्छे से निःशुल्क पढ़ सकें। और जो लोग एलएलबी वगैरह कर रहे हैं उन्हें तो मैं यही कहूंगा कि वह मेरी वीडियो अच्छे से देखें, पहले एक बार वीडियो को देखें, स्लो स्पीड में करके देखें, जिससे कि वे समझ जाए। जो पहली वीडियो में मैंने पूरे के पूरे एक्ट का इंट्रोडक्ट कराया है, फिर उसके बाद में एक कॉपी पेन लेके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उस वीडियो को दोबारा देखें और वो सारे के सारे सेक्शन लिखें। फिर 3 दिन बाद या 7 दिन बाद उस वीडियो को तीसरी बार देखें। फिर उसके बाद में आपको ये एक्ट उठाने की भी जरूरत मिले नहीं पड़ेगी, ये सारे के सारे सेक्शन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। लेकिन आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो जनरली भाषा में मैंने बताया है वैसे भी आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब सही रहिए, सुखी रहिए, बस यही कामना है।